नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई एम श्योर आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें हमारे देश की कुछ लीडिंग पर्सनालिटीज़ हैं जो बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके इंटरव्यूज़ आते हैं, उनके प्रेजेंटेशंस होते हैं। अगर हम उनको देखते हैं तो लगता है कि नहीं, अब भारत को कोई रोक ही नहीं सकता। अब भारत की तरक्की जो है वो 100% गारंटीड है और आने वाले एक दो दशक के अंदर भारत जो है वो एक डेवलप्ड देश बन जाएगा। हम हमारे शहरों में देखते हैं कि बड़ी बड़ी कांच की बिल्डिंगें आ चुकी हैं, नए एरियाज डेवलप होने लगे हैं, बहुत सारे नए मकान, बड़े बड़े बंगलोज, राइट, और बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ उसमें हमें देखने को मिलती है और हमें ये भ्रम हो जाता है कि हमारा देश जो है वो आने वाले समय में सबसे डेवलप्ड देश हो जाएगा। लेकिन आज हम कुछ ग्रास रूट रियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं और ये विषय जो है ना दोस्तों, ये विषय हम सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम सबको इस विषय पर विचार विमर्श करना चाहिए और डिस्कशन करनी चाहिए कि क्या जेन्यूनली, क्या सच में हमारे देश की तरक्की हो रही है। तो आज का ये वीडियो, आज की ये डिस्कशन, आज का ये लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर बात ही नहीं हो रही है और अगर इस पर बात नहीं होगी, अगर हम इस पर अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे तो हमारे देश की तरक्की जो है वो भी नहीं हो सकती। अब आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट है, आप देखिए इस चार्ट को। हम आराम से इस चार्ट को पढ़ते हैं, राइट। इंडिया हाई ऑन डिजिटल कंजम्पशन। हमारे देश में डिजिटल प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज का कंजम्पशन जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है और डिजिटल कंजम्पशन को देखते हैं तो लगता है कि हमारा देश जो है वो काफ़ी तरक्की कर रहा है। लेकिन अगर इसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास से हम एनालाइज करें तब रियलिटी हमें पता चलती है। तो देखिए यहाँ पर है चाइना। चाइना में कितने इंटरनेट यूज़र्स हैं, ये मिलियंस में आंकड़ा है। 855 मिलियन लोग जो हैं वो चाइना में इंटरनेट यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स चाइना की पॉपुलेशन जो है वो हमसे ज़्यादा है और इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एज वेल, चाइना हमसे आगे हैं। हमारे देश में 688 मिलियन लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। आप रफली कह लीजिए कि हमारे देश में 50% पॉपुलेशन जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है। इंडोनेशिया में 175 और यूएसए में 288 मिलियन। लेकिन यूएसए की जो पॉपुलेशन है वो समवेयर अराउंड 350 के आसपास उनकी मिलियन पॉपुलेशन यूएसए की है। तो उसमें से 288 इज़ ए गुड अमाउंट। और चाइना में भी रफली स्पीकिंग कुछ 50% जितने लोग या फिर उससे थोड़े ज़्यादा होंगे लोग जो हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। डेली टाइम स्पेंड ऑन मीडिया, ये आवर्स और मिनट्स को देखें तो चाइना में हर रोज़ लगभग 5 आवर्स 50 मिनट्स जो हैं वो लोग मीडिया में अपना समय जो है वो स्पेंड करते हैं। भारत में ये ज़्यादा है, 6 आवर्स 30 मिनट्स एंड देन यू हैव आंकड़ा ऑफ इंडोनेशिया एंड यूएसए। अब इंटरनेट आवर्स को देखिए। चाइना में 2 आवर्स 12 मिनट्स हैं, भारत में 2 आवर्स 24 मिनट्स, इंडोनेशिया में 3 आवर्स 26 मिनट्स और यूएसए में 2 आवर्स 3 मिनट। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। देखिए सोशल मीडिया के बारे में, चाइना में लोग जो हैं वो 1 आवर 31 मिनट्स सोशल मीडिया के पीछे स्पेंड करते हैं। हमारे देश में उससे ज़्यादा हैं, 1 आवर 53 मिनट्स। ये इंडोनेशिया और यूएसए से भी ज़्यादा, चाइना से भी ज़्यादा हमारे देश में लोग जो हैं वो सोशल मीडिया में अपना समय जो है वो वेस्ट करते हैं। आई एम यूजिंग द वर्ड वेस्ट हियर। अगर आपका बिजनेस, अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं तो दैट्स अ गुड थिंग, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन किसने क्या खाना खाया, कौन किस रेस्टोरेंट में गया, कौन कहाँ पर घूमने गया, यही सारी चीज़ें अगर हम सोशल मीडिया में देखते रहते हैं तो भले ही हमें पसंद आए ना आए, लेकिन रियलिटी ये है कि हम हमारा समय जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। म्यूज़िक स्ट्रीमिंग, म्यूज़िक इज़ नॉट बैड, लेकिन फिर टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। तो म्यूज़िक स्ट्रीमिंग में 1 आवर 21 मिनट्स कंपेयर टू दूसरे देश, इट्स मोर लाइकली सेम। चाइना इज़ 1 आवर 24, इंडोनेशिया इज़ 1 आवर 23, यूएसए जो है वो 1 आवर 9 मिनट्स है। गेम्स 52 मिनट्स, 43 मिनट्स, 1 आवर 40 मिनट्स, 1 आवर 55 मिनट्स। यूएसए और इंडोनेशिया में लोग जो हैं वो ज़्यादा गेम्स खेलते हैं, एज वी कैन सी।
डिजिटल राइड हेलिंग या ओला एक्सेट्रा का इस्तेमाल, तो यहाँ पर ये आंकड़ा है। और स्मार्ट होम्स की बात करें 34, 10, 1, 35। और डिजिटल पेमेंट यूज पेनिट्रेशन, तो ये परसेंटेज में है, तो चाइना में 49% है, भारत में बहुत कम है 4%, यहाँ पर 11% है, और यूएसए में 77%। तो ये जब हम इसको समझते हैं इस चार्ट को, इसका सोर्स भी यहाँ पर दिया गया है। इंडिया स्टार्टअप्स नेशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया थ्रू डिजिटल इंडिया, ए प्रेजेंटेशन बाय टीवी मोहनदास पाई एंड 314 कैपिटल जून 2021। ये इसका रेफरेंस है, यानी कि ये जो आंकड़ा है ये ऐसे ही हवा में बातें नहीं है, इस पर रिसर्च की गई है और ये वेल रिसर्च्ड पीयर रिव्यूड आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है। अब यहाँ पर नोट्स पढ़िए। With quality literacy pathetically low, digital exposure will be essentially social media and entertainment, adding to little value for individuals. अगर किसी देश में डिजिटल कंजम्पशन ज़्यादा है, किसी देश में लोग ज़्यादा पर डे डेटा कंज्यूम करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस समाज की तरक्की हो रही है, उस देश की तरक्की हो रही है। हम सिर्फ ऐसे एजम्पशन से, अगर आपको हर रोज़ 5 लीटर पेट्रोल चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं। आप यहाँ वहाँ घूम रहे हैं तो फिर आपको 5 लीटर पेट्रोल चाहिए पर डे आपके मोटरसाइकिल में, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम एज वेल एज मनी। सेम थिंग, अगर ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ हो रहा है और फिर पता चले कि सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट के लिए ही ज़्यादा ये डेटा का इस्तेमाल हो रहा है, तो पैसे जो हैं वो कंटेंट क्रिएटर कमा रहे हैं, नेटवर्क प्रोवाइडर्स जो हैं वो डेफिनेटली पैसे कमा रहे हैं, और वे सारे लोग जो लोगों को, भीड़ को इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहे हैं, मार्केटिंग, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, ये सारे लोग पैसे कमाएंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं उनका तो टाइम वेस्ट ही हो रहा है, और यंगस्टर्स का टाइम यहाँ पर वेस्ट हो रहा है। तो अब हम इस विषय की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। आई एम श्योर अभी तक की जो चीज़ें मैंने आपको एक बेसिक चीज़ें बताई हैं, जो रिसर्च डेटा हमारे सामने है, वो यही इशारा करता है, वो यही चीज़ बताता है कि हमारे देश में इंटरनेट यूज़ ज़्यादा करते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट भी हम उतना ही ज़्यादा करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब बहुत सारे लोगों की आर्ग्यूमेंट ये भी रहती है कि हमारे देश में यूनिकॉर्न्स की क्वांटिटी काफ़ी बढ़ने लगी है। व्हाट इज़ अ यूनिकॉर्न? अगर आप डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस फॉलो करते हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा। अगर नहीं करते हैं तो लेट मी टेल यू कि एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा है, उसको कहते हैं यूनिकॉर्न। तो नो डाउट 2021 में हमारे देश में और 2022 में यूनिकॉर्न्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली है। आंकड़ा जो है वो कहीं पर 90 के आसपास हमारे देश में 90 ऐसी स्टार्टअप्स हैं जो अब यूनिकॉर्न कैटेगरी में आती हैं, जो एक अच्छी बात है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन ज़्यादातर आप इन कंपनीज़ को देखेंगे देन यू विल फाइंड कि ये सारी कंपनीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के साथ जुड़ी हुई है, या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए वो यूनिकॉर्न्स बनी है। क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट, एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया। और जो हम एक एनेक्डोटल कंपाइलेशन करें, यानी कि एक रफ आंकड़ा भी लगाए, तो पता चलता है कि ज़्यादातर इंटरनेट यूजर्स जो हैं वो व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब या फिर दूसरे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो सीरियसली अपने डेवलपमेंट के लिए करते हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा चिंता का जो विषय है वो ये है कि हमारे देश में लिटरेसी का लेवल जो है वो गिरने लगा है, और दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर लिटरेसी का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। हमारे देश में लिटरेसी का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। और चिंता का विषय ये भी है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, इनफैक्ट आई विल नॉट यूज़ द वर्ड एक्सपेंडिचर, मुझे तो लगता है इन्वेस्टमेंट। जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं तो सरकार खर्च नहीं कर सकती, सरकार जो है वो एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकती है। खर्च यानी कि सोशल मीडिया पर टाइम जो है वो खर्च है, लेकिन अगर आप रिसर्च के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। तो इन द सेम वे
सरकार जो है जो पैसे एजुकेशन के लिए अलॉट करती हैं तो उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिली है। और इनफैक्ट जो हमारे देश का सिलिकॉन वैली कहा जाने वाला सिटी बेंगलुरु जिस राज्य में है, कर्नाटका में है, तो वहाँ पर भी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है राज्य, वहाँ पर भी हमें ये देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट का एजुकेशन के पीछे जो अलॉटमेंट है वो कम होता जा रहा है। रही बात सरकार की, तो सरकार को चलाने वाले जो लोग हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे एमएलएज और हमारे एमपीज, अगर आप उनके स्टेटमेंट्स को देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिहेवियर को देखेंगे, देन यू विल फाइंड वन थिंग कि उनका जो एक ऑब्सेशन है वो इस बात पर ज़्यादा है कि लोगों को कैसे डिवाइड किया जाए और कैसे उनसे वोट्स लिए जाए। स्कूल्स और कॉलेजेस में भी पॉलिटिक्स अब आ चुका है, और स्कूल और कॉलेजेस में जो सबसे ज़्यादा उनका फोकस होता है वो ये होता है कि टेक्स्ट बुक में कौन सा चैप्टर ऐड होगा और कौन सा चैप्टर जो है वो हटाया जाएगा। और ये सारे टॉपिक जो हैं वो काफ़ी फेमस हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, और इनको हम न्यूज़ चैनल्स पर भी देखते हैं और यूट्यूब पर भी देखते हैं, इनके रील्स भी देखते हैं एक्सेट्रा, और जो ये प्रोपोगेंडा है उसमें फंस जाते हैं। लेकिन गहराई तक हम कभी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि कभी भी हम यूनिसेफ, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक और दूसरे जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी जो बॉडीज़ हैं, उन्होंने जो एजुकेशन पर सर्वेज़ किए हैं, ऐसे सर्वेज़ हम कभी पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर वक्त जो है वो हम किसने क्या पहना है, किसने क्या खाया है, कौन कहाँ घूमने गया, ये सारी चीज़ों में हम टाइम स्पेंड करते हैं। एक मेथड जिससे नापा जाता है कि बच्चों के अंदर जो लिटरेसी लेवल हैं या फिर जो भी उन्होंने पढ़ाई की या फिर एजुकेशन जो है उसका आउटकम क्या है, वो अगर देखा जाए, उसकी जो टेस्ट की जाए, तो देखने को मिला कि जो ग्रेड 2 के जो स्टूडेंट्स हैं, जो किताबें एक ग्रेड 2 में जो एक बच्चा ऑलरेडी पढ़ के ग्रेड 3 में पहुंचा है, थर्ड स्टैंडर्ड में पहुंचा है, तो एक थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे को जब सेकंड स्टैंडर्ड की किताबें दी गई पढ़ने के लिए, तो 2018 में 19% ऐसे बच्चे थे जो उन चीज़ों को पढ़ पाए और समझ पाए। 19%। जस्ट इमेजिन कि वो सेकंड में से थर्ड स्टैंडर्ड कैसे पहुंच गए। और 2 साल के बाद 2020 में ये आंकड़ा जो है 19 में से 10% हो गया। ग्रेड 5 के बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ। 2018 में आंकड़ा 46% था, 2020 में 34%। ग्रेड 7 में आंकड़ा 61 था, ये कम होकर 57 हो गया। तो वी कैन क्लियरली सी कि एजुकेशन की जब हम बात करें, स्कूल लेवल के एजुकेशन की बात करें, तो लिटरेसी जो है वो काफ़ी ड्रॉप हो रही है। और हमारे चिंता के विषय जो हैं वो ये हैं कि कौन सा कंटेंट होना चाहिए, अकबर के लिए कितने पेजेस होने चाहिए, सावरकर के लिए कितने पेजेस होने चाहिए। ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हमें कम पढ़ाया जाता है, उनके बारे में अलग से चैप्टर्स होने चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सिर्फ ये कम्युनल लाइन पर यही सारी चीज़ें हम करते रहें तो ये सारी चीज़ों से फोकस जो है वो हमारा हट जाएगा। प्यू रिसर्च जो है उसका ये कहना है कि पैंडेमिक रिजल्टेड इन स्वेलिंग नंबर्स ऑफ पुअर पीपल बाय 75 मिलियन। पैंडेमिक की वजह से हमारे देश में 75 मिलियन लोग जो हैं वो गरीब हो गए। और हमारा जो मिडिल क्लास था वो पहले इतना था, तो अब मिडिल क्लास जो है वो कम हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो पैसे वाले नहीं बने, बहुत सारे लोग जो हैं वो गरीब बन चुके हैं। तो मिडिल क्लास जो है वो भी कम हो चुका है। और जब पेरेंट्स के पास पैसा नहीं होते हैं, जब गरीबी बढ़ती है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, प्राइवेट स्कूल जिनकी फैसिलिटीज़ कंपेयर टू गवर्नमेंट स्कूल हमारे देश में अच्छी होती हैं, तो प्राइवेट स्कूल में से बच्चों का जो दाखला है वो कैंसिल करके उनको पब्लिक स्कूल में डालते थे। पेरेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनका बच्चा जो है वो पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करें, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं रहता है क्योंकि उनके पास इतनी फ़ीस पे करने के पैसा नहीं है। तो ये चीज़ हो रही है। तो इससे क्या होगा, और ज़्यादा लर्निंग आउटकम जो हैं वो ड्रॉप होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एजुकेशन के लिए पैसे अलॉट किए हैं उनके आंकड़ों को देखेंगे तो भी आपको देखने को मिलेगा उसमें भी एक कटौती हमें देखने को मिली है। और जब हमारा राज्य, जब हमारा देश या फिर सरकार जो है, जो स्कूल एजुकेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये चीज़ तो करनी ही है, जब उसमें हमें कटौती देखने को मिलती है, उसकी क्वालिटी जब ड्रॉप होती है, क्वांटिटी में जब ड्रॉप हमें देखने को मिलता है, तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि पढ़ाई ख़त्म करने के बाद अगर हमारे यंगस्टर्स जॉब मार्केट में या फिर बिजनेस वर्ल्ड में, जब जो हम कहते हैं ना कि रियल दुनिया में जब एंटर करेंगे,
तो क्या आपको लगता है कि वो बिजनेस कर पाएंगे या फिर उनको अच्छी जॉब मिल पाएगी? द आंसर इज नो। पुअर एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स की वजह से अनएम्प्लॉयबिलिटी होती है। अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी में एक डिफरेंस है, मैं आपको समझा दूं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं और आपको जॉब नहीं मिल रही है। अनएम्प्लॉयबिलिटी का मतलब यह होता है कि जॉब तो अवेलेबल है लेकिन आप जॉब करने के लायक नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, हमारी ये जो रोटन एजुकेशन सिस्टम है, जो रट्टू पोपट और मार्क्स पर जो हमने फोकस अभी तक का किया है, इसकी वजह से ये सिचुएशन हुई है कि जॉब्स तो अवेलेबल हैं लेकिन हमारे देश के बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं, कंपनीज उनको रिक्रूट नहीं करती हैं क्योंकि वो उनको जॉब मीन्स वो जॉब करने के लायक नहीं है। आप उनको ट्रेन नहीं कर पाएंगे। उनका इतना ज़्यादा वो ब्रेन जो है वो इतना ज़्यादा उनको एक शॉर्टकट्स और क्वांटिटी के पीछे भागना, थिंकिंग नहीं कर सकते, राइटिंग नहीं कर सकते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उनके अंदर कि इसकी वजह से कंपनीज उनको हायर ही नहीं करती। और अनएम्प्लॉयबिलिटी इज़ मोर डेंजरस देन अनएम्प्लॉयमेंट। और सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, मार्च 2018 में लोकसभा में सरकार ने भी इस बात को माना है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयबिलिटी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा देश किसी काम का नहीं है, हमारे देश का पोटेंशियल है। जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स को देखें तो भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भारत के पक्ष में, हमारा देश जो है उसके अंदर ये पोटेंशियल है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन ये तब हो पाएगा जब हम मिलकर, जब सरकार और लोग मिलकर, सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ जो है दैट इज़ एजुकेशन, अगर उसमें हम फोकस नहीं करेंगे राइट, तो होगा ये कि ज़्यादातर लोग जो हैं अपना टाइम सोशल मीडिया पर ही वेस्ट करेंगे और फिर अनएम्प्लॉयबिलिटी जो है वही ज़्यादा बढ़ेगी। एक ऐसा देश जिससे हम चीज़ें सीख सकते हैं दैट इज़ बांग्लादेश। एक रीज़न है कि बांग्लादेश जो है उसकी तरक्की काफ़ी फास्ट हो रही है, भारत से भी काफ़ी अच्छी तरक्की कर रहा है बांग्लादेश। उसके पीछे रीज़न क्या है पता है? क्योंकि बांग्लादेश की जो सरकार है ना, वो इस प्रकार के कम्युनल स्ट्राइफ और हेट कैंपेन्स और ये लोगों को डिवाइड करना, ये सारी चीज़ों को वहाँ की सरकार सपोर्ट ही नहीं करती है। वहाँ की जो सरकार है, अगर आपने हेट स्पीच, लोगों को डिवाइड करने की और ऐसी कोशिश की तो पेनल्टीज़ भी बहुत हार्श हैं और जो इंसाफ है वो भी फटाफट हो जाता है। और वहाँ की जो सरकार है, बांग्लादेश की सरकार, वो एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। उतना फोकस हम नहीं कर रहे हैं। तो एज ए कंट्री, एज ए देश, हमें इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जो बांग्लादेश कर रहा है वही चीज़ अगर हम यहाँ पर करने लगे तो डेफिनेटली भारत जो है, जो बड़े बड़े प्रेजेंटेशन में दिखाया जाता है, वो चीज़ रियलिटी हो सकती है। So that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, that means कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और ये जो एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जनरली इतनी चर्चा नहीं होती है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, राइट। यही एक ऐसी चीज़ है, एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे देश को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। Thank you very much for your love and support. Stay curious. God bless you all. Jai Hind.